गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 18 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किया गया? तो आई रास्ते नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना का शुभारंभ वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। यह परियोजना 2 साल का पायलट प्रोजेक्ट है। इस परियोजना को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के नागपुर के लिए शुरू किया गया है। नागपुर में किस प्रकार से सड़क सुरक्षा मेजर्स को बढ़ाया जाए, कैसे सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को कम किया जाए, इसी उद्देश्य से इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जिसका नाम आई रास्ते है। इसका फुल फॉर्म भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो नोट करेंगे। आई रास्ते का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। क्लियर? ठीक है। और इसका किसने शुभारंभ किया है? तो आपका उत्तर होगा नितिन गडकरी ने। एक बार देख लेते हैं आई रास्ते परियोजना को किसने डेवलप किया है, विकसित किया है। इस परियोजना को IIT हैदराबाद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नागपुर नगर निगम, इंटेल इंडिया द्वारा सहयोग से विकसित किया गया है। आप यहाँ पर इंटेल इंडिया जरूर याद रखेंगे, यानी आई रास्ते को विकसित करने में इंटेल इंडिया ने भी अपना सहयोग दिया है। अगला प्रश्न है, किस IIT ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है, जिसे लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है। ये भाषा की बाधा को तोड़ेगा, यानी ट्रांसलेट करने में यह सक्षम है। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री यानी स्टडी मटेरियल के अनुवाद को करने में सक्षम है। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट उड़ान किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा अनुवाद से संबंधित है, ट्रांसलेशन से संबंधित है। ठीक है। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो आपका उत्तर होगा IIT बॉम्बे के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है? तो आपका उत्तर होगा टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने देश का पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला प्लांट प्रारंभ किया है। जबकि हमने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा CO2 कैप्चर करने वाला प्लांट किस देश ने शुरू किया है? तो आपका उत्तर उस समय क्या था? आइसलैंड था। ठीक है। और भारत की टाटा स्टील कंपनी ने भी इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। कहाँ शुरू किया है, यही पढ़ते हैं अब। टाटा स्टील ने अपने जमशेदपुर वर्क्स में 5 टन प्रतिदिन कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है, जिससे वह ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ इसको शुरू किया गया है? जमशेदपुर वर्क्स में। ठीक है। साथ ही टाटा स्टील देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने इस तरह की तकनीक को, इस तरह के संयंत्र को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? तो ये है आपकी स्पेसएक्स। आप जानते हैं स्पेसएक्स अमेरिका की निजी यानी प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसी है, जिसके ओनर कौन है? एलोन मस्क हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये ऑल टूरिस्ट क्रू है क्या? तो यह पहला ऑल सिविलियन मिशन है। ठीक है। दुनिया का ऐसा पहला मिशन है जिसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट शामिल नहीं है, सिर्फ 4 आम लोग अंतरिक्ष में गए हैं। यह एक तरह से कुछ दिन अंतरिक्ष में छुट्टियां बिताने जैसा है, क्योंकि ये टूरिस्ट 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे, जो 575 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे। ठीक है। नासा के फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट के माध्यम से इसकी लॉन्चिंग की गई है। आपको याद है? साथ में आपको बता दें, वैसे भी आप जानते हैं स्पेस एक्स की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2002 में। इसके संस्थापक और CEO कौन है? एलोन मस्क है। ठीक है। और यह अमेरिका की निजी प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसी है। तो आपको याद रखना है, ये जो मिशन है ऑल टूरिस्ट क्रू मिशन, ये क्या है? ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट शामिल नहीं है, बल्कि आम लोग शामिल हैं, जो कि कहाँ गए हैं? अंतरिक्ष की सैर करने गए हैं, अंतरिक्ष में घूमने गए हैं। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसके द्वारा संसद टीवी को लॉन्च किया गया है? तो आपको याद होगा, ठीक है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके एक नई टीवी बनाई गई जिसका नाम है संसद टीवी, और उसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चर्चा में रहा शून्य कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? तो शून्य कार्यक्रम काफ़ी चर्चा में रहा, आपको इसने ऑलरेडी आपने न्यूज़पेपर में और टीवी में इसको देखा होगा। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। शून्य से यहाँ तात्पर्य है जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना, ठीक है। और जीरो एमिशन कब होगा? जब हम सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने लगेंगे। तो इसका सीधा सा उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, ताकि एमिशन को हम, यानी जो प्रदूषण निकलता है उसको हम जीरो तक लेके आए। तो इसे किसने शुरू किया है? आपका उत्तर होगा नीति आयोग ने, ठीक है। अमेरिका बेस्ड आरएमआई यानी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के समर्थन से नीति आयोग ने उपभोक्ताओं उद्योग के साथ काम करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को लॉन्च किया है। तो सीधा सा उद्देश्य इसको किस लिए है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें समर्थन किसका मिला है? तो आपका उत्तर होगा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। प्रश्न आ सकता है कि शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। तो आप जब एक करंट अफेयर को पढ़ें तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, पे नाउ जिसके साथ भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है, किस देश का भुगतान इंटरफेस है? तो ये कहाँ का है पे नाउ? आप जानते हैं ये सिंगापुर का भुगतान इंटरफेस है, ठीक है। भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है। भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है, ताकि यूजर्स तत्काल कम लागत वाले फंड ट्रांसफर कर सके। यह लिंक्ड भुगतान इंटरफेस जुलाई 2022 तक चालू होने की आशंका है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। पे नाउ किस देश का पेमेंट इंटरफेस है? तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर का। अगला प्रश्न है, किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है, जहां पर रक्त परीक्षण के माध्यम से 50 से अधिक प्रकार के 50 से अधिक टाइप के कैंसर का पता लगाया जाएगा? तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लगभग यूनाइटेड किंगडम में जितने निवासी रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, सबके ब्लड का परीक्षण किया जाएगा कि किसी के अंदर कैंसर तो नहीं है, अगर कैंसर है तो उसका कौन सा टाइप है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आप याद रखेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर एक साथ बहुत सारे लोगों की ब्लड की सैंपलिंग की जा रही है। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में वन ग्राम पंचायत वन डीजी सखी का शुभारंभ किया गया है? तो इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। परियोजना का नाम क्या है? वन ग्राम पंचायत वन डीजी सखी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर की महिलाओं को घर घर तक डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, उन्हें वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। और इसी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए वन ग्राम पंचायत वन डीजी सखी का शुभारंभ किया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे संबंधित थे फुटबॉल से। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। बात करें भवानी राय के बारे में, तो उन्होंने घरेलू स्तर पर 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल टीम का हिस्सा रहे। साथ में इन्होंने 1968 से मोहन बागान की तरफ से इन्होंने फुटबॉल भी खेला। 1972 में टीम की कप्तानी की थी, जो टीम के साथ इनका अंतिम साल था। साथ ही इन्होंने 1969 में मर्डेका कप में भारत का रिप्रेजेंटेशन किया था, प्रतिनिधित्व किया था। तो आप याद रखेंगे, भवानी राय जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे फुटबॉल खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योगों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, इसके लिए कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो याद रखेंगे, 26,058 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना, ठीक है। क्लियर हो गया।
अगला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो जिस दिन होता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, उसी दिन होता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, यानी 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बर्थडे होता है और इसी दिन वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व और रोगी सुरक्षा सहित जुड़े तथ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना। इस दिवस को पहली बार WHO के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2019 में मनाया गया था। ठीक है, यानी इस वर्ष का जो आयोजन है इसका तीसरा आयोजन है। तो जो नए सारे दिवस हैं उनको आपको याद रखना है, जो नए नए हाल ही में आयोजित होना शुरू हुए हैं। तो उन्हीं में से एक है आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, यानी 2019 में ये पहली बार मनाया गया था, 2021 में इसका तीसरा आयोजन है। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या है? हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। नोट करेंगे, हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी के लिए प्राथमिकता क्या है कि हम स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पहले करें। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो ये जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, PFC के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत का पहला यूरो मूल का यह ग्रीन बॉन्ड है जो जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, कितना अमाउंट का है, कितने मूल्य का है, कितने साल के लिए वैलिड है। ठीक है, 7 साल के लिए वैलिड है। ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके काम का बस इतना है कि देश का पहला यूरो बॉन्ड किसने जारी किया है, यूरो ग्रीन बॉन्ड? तो आपका उत्तर होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। क्लियर? तो आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिए। अब देखेंगे आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर, एक्सकवेशन इंजीनियर कौन बनी है? आपके विकल्प हैं आकांक्षा कुमारी, शिवानी मीना, शिवानी कुमारी या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? आपके विकल्प है साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान या इंग्लैंड। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कविता यादव जी के द्वारा। कविता यादव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक लिखी गई है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। दूसरा प्रश्न था, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? तो ओपन एयर फर्नरी, फर्नरी का मतलब होता है जहाँ पर फर्न प्रजातियों को, फर्न क्या है? एक प्रकार का नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट की कई सारी प्रजातियों को फर्नरी में संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसे कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड के रानी खेत में। ठीक है, क्लियर हो गया? और इस प्रश्न के बारे में यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप पिछले दिन का वीडियो देखेंगे, आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।